नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने अभी हाल ही में जो CSS का रिजल्ट आया है उसमें 16वीं पोजीशन हासिल की है। तो आइए उनसे उनके जर्नी के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने CSS का इम्तिहान पास किया और किन किन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। तो अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। सर, सबसे पहले तो CSS पे जाने से पहले अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज लाइफ और फिर यूनिवर्सिटी आप कहाँ के ग्रेजुएट हैं। सर सबसे पहले तो कुछ अर्सा मैंने कस्टम्स पब्लिक स्कूल के अंदर अपनी स्कूलिंग की, बहुत पहले 1-2 साल, क्योंकि मेरी वालदा वहाँ पे पढ़ाती थी। ठीक है, उसके बाद बीकन हाउस गार्डन टाउन से थ्रू आउट मैंने पढ़ा, ओ लेवल्स किया। ठीक उसके है। बाद LGS जॉर्ज टाउन से A लेवल्स किया और उसके बाद लम्स से मैंने अपनी डिग्री की है। तो सर, लम्स एक बच्चे का, एक स्टूडेंट ख्वाब होता है लम्स में जाना, और बड़ा उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। तो लम्स से ग्रेजुएट होने के बाद कैसे एकदम CSS की तरफ आना हुआ। एकदम तो बिल्कुल भी नहीं था, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि एकदम बिल्कुल भी नहीं था। तो चूँकि मैं जिक्र किया था कि मैं अंदरून लाहौर से हूँ, काफ़ी ज़्यादा मसले मैंने अपनी आंखों से देखे। तो ये हमेशा से बस कुछ ये बात एक एग्जिस्ट करती थी मेरे दिमाग में, लेकिन हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं ग्रेजुएट होते साथ CSS की ट्राई ठीक है। करूँगा। मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं पहले मास्टर्स करूँगा, थोड़ा काम करूँगा और फिर CSS के अटेम्प्ट दूंगा, लेकिन फिर मैंने पहले दे दी। सर, कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा हो जिंदगी के अंदर। तकरीबन 7-8 साल पहले जी इस तरह की एक सिचुएशन आ गई थी घर में, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच आया था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें से निकाला हमें। तो सर, कितनी जॉब्स की आपने आज तक और पहली सैलरी क्या थी और अभी कितना कमा रहे हैं। यार, तो पहली सैलरी जो मेरी थी वो तो एक कैनेडियन टैक्स कंसल्टेंसी फर्म थी, उसमें सैलरी कुछ कम थी, लेकिन वो मैं अपनी डिग्री के दौरान ही कर रहा था। उसके बाद पहली अटेम्प्ट के बाद मैंने एक जॉब की थी, वो एक रिमोट जॉब थी, एनालिटिकल। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। उससे अंदाजन कितनी होगी। यार अंदाजन भी होगी उस वक्त 8-9 लाख तो होगी माशाल्लाह। और उसके बाद वो वाली जॉब मैंने छोड़ दी और उसके बाद एक और जॉब की, एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की, और अभी मैं एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट एनालिसिस की जॉब कर रहा हूँ। आप कितना कमा लेते हैं। अब भी यार वो 3-3.5 हो ही जाता है रोबोट। माशाल्लाह। अच्छा सर, अक्सर हर फील्ड में चीज़ देखी जाती है कि लोग फैमिली के प्रेशर की वजह से, दोस्तों के कहने पे फील्ड चूज कर लेते हैं। तो क्या CSS भी फैमिली प्रेशर में आने के बाद या दोस्तों के कहने पे पास हो सकता है। इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, जिस तरह पहले हमारी बात हुई है पहले हिस्से में, वो ये है कि CSS एक बहुत लंबी और एक लोनली जर्नी है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मैंने अब एग्ज़ाम देना है, तो इसका हम 6 महीने भी तैयारी करते हैं, फिर आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके 7 महीने बाद रिजल्ट आता है, अगर आपका पास होता है, फिर उसके 5 महीने बाद इंटरव्यू है, फिर उसके 3 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो एक पहली अटेम्प्ट में भी अगर आपका पास हो तो तकरीबन 2-2.25 साल की जर्नी है। ठीक है, तो अगर इस जर्नी और इस सारी जर्नी में आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपके एंड पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ फैमिली प्रेशर या दोस्तों के कहने पे इतना अरसा तगो-दो गुजारना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास कोई सॉलिड कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है ये चीज़ करने का, तो मेरा पर्सनल ख्याल है कि एक इंसान के लिए मुश्किल है ये इतना वक्त मुश्किल गुजारना। लेकिन अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है तो फिर आसान हो जाता है निस्बत। कभी आपने सोचा था कि आज असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। ये सोचा था, ख्वाब था, सोचा था कि नहीं होगा, लेकिन वो बस अल्लाह ने सुरखरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस जर्नी के दौरान या फिर आपकी लाइफ की अगर बात की, सबसे मुश्किल वक्त क्या था आपका। इस जर्नी के दौरान जर्नी के दौरान भी और एज अ होल लाइफ भी, अगर आपने कोई मुश्किल वक्त फेस किया हो, जब से वो संभाला। सबसे मुश्किल वक्त तो शायद 2020 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो वो एक मुश्किल वक्त था बहुत ज़्यादा। और बस उसी के बाद से वही CSS वाला ही चल रहा है। उसके बाद 2022 के अटेम्प्ट में मैं एलोकेट नहीं हो सका था, तो वो एक, बल्कि रिटर्न नहीं क्लियर कर सका था, सॉरी। तो वो एक टफ था फेलियर एक्सपीरियंस करना। तो बस ये तो उस फेलियर को आपने कैसे लिया और कैसे दोबारा मोटिवेशन हासिल की और दोबारा अपने एग्जाम क्लियर किया। अच्छा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दोस्तों वाली आपने बात की ना, यहाँ पे बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि शायद एकेडमिक फेलियर पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, वो पहला एक्सपीरियंस था कि एकेडमिक फेलियर मैंने देखा हो। तो मेरे थोड़ा सा हो गया था कि अब नहीं, मैंने नहीं देनी। यहाँ पे दोस्तों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया कि नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती समझे एग्जाम्स दिलवाए, तो यहाँ पे उनको क्रेडिट जाता है सारा कि उनकी वजह से ये चीज़ हुई। और सर, सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट लम्स से ग्रेजुएट होना था या CSS में क्लियर करना, CSS का एग्जाम। डिपेंड करता है कि आप मतलब जब प्राउड मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मैं
पर्सनल लेवल पे सोचूं कि मैं सबसे ज़्यादा खुश कब था, तो शायद मैं लम्ब से ग्रेजुएट होने से ज़्यादा खुश था। ठीक। लेकिन अगर मैं इर्द गिर्द के लोगों की, अपने वालदा की बात करूं, अपने फैमिली की बात करूं, तो उनको देख के जो प्राइड फील होती है या खुशी फील होती है कि वो फिर CSS के बाद। और सर जब रिजल्ट आया, जब पता लगा कि आप असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो जाएंगे इंशाल्लाह और आपकी सिलेक्शन हो गई, तब क्या एहसास थे, उस बारे में ज़रा बताएं। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं तब अपने मामू की मेरी कुछ ज़मीन है, तो वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होते, तो मैं टेक केयर करता हूँ उनकी ज़मीन गाँव में। तो गंदम की कटाई चल रही थी, तो मैं गाँव में था, तो मुझे रिजल्ट एक्चुअली 2-3 घंटे बाद पता लगा, क्योंकि इंटरनेट नहीं था। तो मुझे जब पता लगा तो सबको पहले ही पता था। तो उस वक्त तो शायद गर्मी इतनी थी, सूरत हाल मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन ये है कि जो पहला ख्याल, मेरा एक दोस्त है माशाल्लाह, उसका पुलिस सर्विस और पाकिस्तान में एलोकेशन हुई है मेरे साथ, उसकी कॉल आई, तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि पहला ख्याल जो दिमाग में आया वो ये था कि शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अच्छा। मेरा पहला एक जो समझा आप इंस्टिंक्ट था ना, वो ये था, खुशी से ज़्यादा ये उनसर। तो सर एक बात मशहूर है कि जो लम्स के ग्रेजुएट्स होते हैं या खासतौर पर जो डॉक्टर्स होते हैं, वो बड़ा CSS की तरफ आते हैं और क्लियर भी कर लेते हैं। तो क्या जो जिसने कोई BBA किया हुआ है या उसने कोई किसी यूनिवर्सिटी से किसी छोटी मोटी डिग्री के अंदर कोई फील्ड ग्रेजुएशन है जिसकी, तो क्या वो CSS नहीं कर सकता? इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो एक मिथ है। ये वाकई आपने सही लफ्ज़ यूज़ किया, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर की जा सकती है कि डॉक्टर जो MBBS वाले हैं वो बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बड़ा रिगरस तैयारी है। तो चूँकि वो इतने रिगर से, इतनी मुश्किल से गुजर चुके होते हैं अपनी डिग्री में, तो शायद CSS वाली जर्नी उनको निस्बतन आसान लगती है। लम्स में ये कहा, लम्स वाले पर्सपेक्टिव में ये कहा जा सकता है कि लम्स में जिस तरह की लिबरल आर्ट्स एजुकेशन है ना, वो आपको, क्योंकि CSS में भी आपको अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक तरह की सब्जेक्ट्स नहीं है। तो लम्स की एजुकेशन खासतौर पे एक लिबरल आर्ट्स एजुकेशन, आप हर तरह की चीज़ पढ़ रहे होते हो। वो वाली चीज़ ना अक्सर लोगों को फेस करने डिफ़िकल्टी होती है थोड़ी सी, कि हम पाकिस्तान अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, हम इस्लामियात भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ हम सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं CSS में, तो वो मैनेज करना मुश्किल होता है। लम्स के लोगों का शायद थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे आ जाता है कि वो शायद उनको उस चीज़ की आदत पहले से होती है, तो ये एक बेनिफिट है बस। तो थोड़ी सी एजुकेशन की बात कर लेते हैं। आज का नौजवान जो मैंने देखा बाकी हो रहा है, इन अ सेंस के पहले एक टाइम पे ट्रेंड आया कि लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, फिर कोविड आता है, IT में एकदम बूम आता है, फिर लोग छोटे छोटे स्किल्स सीख लेते हैं, फ्रीलांसिंग सीख लेते हैं, शॉपिफाई सीख लेते हैं, अर्निंग उनकी अच्छा शुरू हो जाती है। और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी बात करते हैं कि अब डिग्री की कोई वैल्यूज नहीं रही, क्योंकि जॉब सिचुएशन आपके सामने, सिचुएशन आपके सामने, तो आपने लम्स से डिग्री भी हासिल की हुई है, CSS भी माशाल्लाह आपका पास है, आपने अच्छा कमाया भी है। इस बारे में क्या कहेंगे? डिपेंड करता है मेरे लिए या कोई भी एक जो इंसान थोड़ा सोच रहा हो, उसके लिए एजुकेशन कभी भी सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है नहीं। तो यूनिवर्सिटी आपको सिखाती जो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा रही है, बेसिकली तो कोर्स है। आप भी एक डॉक्टर बन रहे हैं MBBS में, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप कोशिश करें तो आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। पॉइंट ये नहीं है, यूनिवर्सिटी का पॉइंट कभी भी एजुकेशन देना नहीं था। यूनिवर्सिटी का पॉइंट हमेशा से एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा स्फेयर बनाना था जहाँ पे लोगों की बात हो सके, और जहाँ पे बात हो सके तो लोग एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी अपनी डेवलप कर सके, हर चीज़ की उनको नॉलेज बन सके, उनको मिल सके, और वो एज अ पर्सनैलिटी उनकी ग्रोथ हो सके। तो वो चीज़ ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन स्किल्स के खिलाफ हरगिज़ नहीं हूँ, अर्निंग ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कभी भी एजुकेशन एक अर्निंग का प्री रिक्विजिट नहीं हो सकती। एजुकेशन का एक बिल्कुल फर्क रीज़न होता है, एक बिल्कुल फर्क सिचुएशन होती है, एम होता है। तो ये जो ऑनलाइन स्किल्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, वो कभी भी यूनिवर्सिटी को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो नौजवान बागी हो रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ले रहे थे। अगर तो हाँ, तो फिर वो बिल्कुल ना लें, लेकिन अगर उन्होंने जनरली अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ करनी थी तो फिर एक यूनिवर्सिटी की अच्छी चीज़ है। सर एक पाकिस्तान से आप एक पूरे एजुकेशन सिस्टम से गुजरे हैं, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, तो कहाँ कहाँ आप फुकदान देखते हैं हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर, और कैसे रिफॉर्म्स इसमें लाई जा सकती हैं? फुकदान तो सबसे पहले तो ये है कि अगेन जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि पॉलिटिकल पावर में और जो इम्प्लीमेंटेशन की पावर है उनके दरमियान में एक सेग्रीगेशन होनी चाहिए। ये जो पॉलिटिशियंस ने जो लॉज बना लिए हैं वो इम्प्लीमेंट करवाने में उनका कोई किरदार ना हो, वो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव करे। तो उस सिलसिले में जो हमारे यहाँ पे गो स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है कि स्कूल की फंडिंग जा रही है लेकिन वो स्कूल मौके पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सारे मसले उस तरीके से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले तो ये सॉल्व करना है। उसके बाद एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो कि बन रहा है वो रूरल एरियाज में खास तौर पर टीचर्स के ऊपर बनाना। और तीसरा एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पिछली गवर्नमेंट का, विच वाज सिंगल नेशनल करिकुलम। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें आप पूरे पाकिस्तान के अंदर आप एक ही तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या इवन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है।
सर आपके डोमेन में एज असिस्टेंट कमिश्नर कोई एजुकेशन की कोई पॉलिसी जो आप अपग्रेड कर सकते हो? देखिए अभी अगेन वही बात है, मेरी पोस्टिंग हुई नहीं है अच्छा, तो मुझे सही तरह उस चीज़ का अंदाज़ा है नहीं, लेकिन अब पूरी उम्मीद हूँ कि इस तरह का मुझे मौका मिलेगा तो अपनी तहसील में तो कर ही कोई सकते। ऐसी विश जो अभी भी रहती हो लम से ग्रेजुएट होने के बाद, असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद? प्रेसिडेंट बनना है यार इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। शौक क्या क्या रखते हैं सर, कैसे आपने पढ़ाई के साथ साथ मैनेज किया? शौक यार प्राइमरी बुक रीडिंग का शौक है, ठीक। मूवीज़ देखने का शौक है, फिल्म मेकिंग का शौक है, ठीक है। तो लिखने का शौक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि अब शाम में पढ़ाई के साथ मैनेज की जा सकती थी। तो मैं फिल्म मेकिंग करता था फेस्टिवल्स के लिए, तो काफ़ी शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स पे, तो वो शौक है। सर एक बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स में देखा जाता है टाइम मैनेजमेंट का। जी कुछ बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, उनके रिजल्ट उतना से नहीं आते, कुछ कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, तो आप कैसे टाइम मैनेज करते थे? देखिए वो यूनिवर्सिटी और या खासतौर पे एजुकेशन पढ़ने से भी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट, आप तो खैर डॉक्टर बनने हैं, आपको तो सबसे ज़्यादा ये जी। चीज़ पता होगी कि टाइम मैनेज अगर आप कर रहे हो तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जी। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाओ और आप अपने दिन को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दो और वो अपनी एक हैबिट बना लो, तो फिर आपको फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप सुबह जल्दी ना भी उठो, जैसे मैं नहीं उठता, तो अगर आपने बाकी पूरा दिन मैनेज किया हो, जिस तरह मुझे रात में पढ़ने का शौक है ठीक है। क्योंकि खामोशी होती है ज़रा, ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस को अलाइन कर लो अपनी टाइमलाइन के साथ और उन चीज़ों को प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मतलब इंटीग्रेट कर लो, तो ठीक है। मेरे ख्याल मैनेज करना आसान हो जाता है टाइम। जैसे लास्ट क्वेश्चन, को एक ऐसा मैसेज जो व्यूअर्स को देना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं, तो ऐसा मैसेज आप देना चाहते हो? देखिए पता नहीं मैं इस काबिल हूँ कि ये मैसेज दे सकूँ, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह आपने एजुकेशन की बात किया, तो मतलब उस सिलसिले में मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि कभी भी प्लीज़ नेवर कंसिडर एजुकेशन टू बी अ मनी मेकिंग टूल। ठीक। कि यहाँ से मैं एजुकेशन सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे पैसे कमाने, ये आपका वन ऑफ द गोल्स तो हो सकता है, लेकिन एजुकेशन का बेसिक मकसद ये नहीं है। एजुकेशन का बेसिक मकसद आपको एज अ पर्सन ग्रो करवाना है। तो आप प्लीज़ एजुकेशन को वैसे ही देखें, और अगर आप वैसे देखेंगे तो पैसे तो आ ही जाएंगे यार इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। तो ये था जी आज का पॉडकास्ट। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में, नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।